Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing an ARK9. Dear all CS professional students, one of the most important topic, professional liability. जी हाँ, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा जी, दोनों बातें कहने वाला हूं। मतलब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कोई अगर स्टूडेंट ये सोचता है कि एग्जाम के लिए ही बताइए, आगे के लिए हमें नहीं सोचना है, तो बेटा एक बात बताओ प्रोफेशनल लायबिलिटी की बात करने वाला हूं। पता है ना, मतलब ऐसा केस भी होता है, आप लोग समझते हो, शायद जानते भी हो, कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल से भी गलती हो जाती है। जी हाँ, उनसे भी कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज देते वक्त कोई नेग्लिजेंस, ओमिशन, एरर ये हो जाता है। ठीक है, कोई माल प्रैक्टिस हो जाती है जो इंटेंशनल नहीं है। मतलब सर इंटेंशनल नहीं है, बट इन नेचर अगर देखा जाए तो वो टॉट की तरह है। उम्मीद कर रहा हूं मेरे प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को टॉट का मतलब तो पता होगा। टॉट का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या है, समथिंग विच इज सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताऊंगा, फिर ये कॉन्सेप्ट एकदम इजी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, कोई प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल कौन हो सकता है? कोई अकाउंटेंट हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई सीएस हो सकता है। जी हाँ, सीएस होते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल का। ऑलराइट, इनसे ना कोई ओमिशन हो जाती है भाई, इंसान है भाई आखिर, या कोई नेग्लिजेंस, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त कोई एरर, ये या कोई मैल प्रैक्टिस, ठीक है, जो अनइंटेंशनल थी। इंटेंशनल थी तो बात ही खत्म हो गया, फिर तो बात समझो ना। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लायबिलिटी, तो ऑफ कोर्स इनकी लायबिलिटी रह जाएगी। अब लायबिलिटी क्या रह जाएगी? जब भी अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, ध्यान सुनना, जब भी अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे तो जो लायबिलिटी अराइज हुई ड्यू टू ओमिशन, नेग्लिजेंस, एरर, मैल प्रैक्टिस, वापस सुनना, ये जो लायबिलिटी अराइज हुई, अब क्या क्लाइंट छोड़ देगा? क्लाइंट तो नहीं छोड़ने वाला। क्लाइंट तो कहेगा भैया मेरे को क्लेम दे, तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ। पकड़ में आ रहा है? अकाउंटेंट है, लॉयर है, कोई गलत एडवाइस हो गया, फॉल्स एडवाइस हो गया, अब हो गया भाई, क्या करें? लेकिन सामने वाले जो क्लाइंट है आपका, उसका तो नुकसान हो गया, और वो क्या कर देगा, ना चाहते हुए भी सू कर देगा। तो अगर देखा जाए लायबिलिटी बेसिकली कैसी है, टॉट इन नेचर। लेकिन सिविल रॉन्ग तो हुआ है, सामने वाले का नुकसान भी हुआ क्लाइंट का, और क्लाइंट जो है अपनी भरपाई करवाएगा। कैसे करेगा? सू करेगा, सू करके क्लेम मांगेगा। अब क्लेम मांगेगा, और ये प्रोफेशनल जो मैं बता रहा हूं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, कंपनी सेक्रेटरी है, डॉक्टर्स हैं, कोई आर्किटेक्चर है। अब यार अगर ये लोग क्लेम भरते रहे तो जिंदगी तो खत्म हो गई। मतलब ये हुआ कि रात दिन मेहनत करके यहां से पैसा कमाओ, और वहां जाके कोर्ट फीस भरो, सेटलमेंट का अमाउंट भरो, और हो गया कॉन्सेप्ट पूरा। तो इसलिए थोड़ी ना प्रोफेशनल कोर्सेज किए थे। बहुत पकड़ में आ रहा है? ऐसे केसेस में एक कॉन्सेप्ट है प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। बोलो, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस इन अकाउंटेंट्स, लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी हैं, या कोई आर्किटेक्चर है, फिजिशियन, जी हाँ डॉक्टर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द क्लेम्स विच इज मेड बाय द क्लाइंट्स ड्यू टू डिफॉल्ट इन सर्विस। गलती कर दी इसलिए। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ताकि पहले क्लियर हो जाए, ठीक है? अब अगर कोई इंटेंशनल एक्ट है, जानबूझकर किसी को गलत इंफॉर्मेशन दिया गया ताकि ना किसी दूसरे क्लाइंट का बेनिफिट हो जाए, तो वहां पर क्या हो रहा है? चीट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो भाई वो तो क्या कर दिया आप अपने, क्रिमिनल एक्ट, मतलब आपका हो गया ऑफेंस। तब इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जी हाँ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, और वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं आप, तब भी। इसलिए यहां पर लायबिलिटी का मतलब यहां पर मैंने पहले ही कह दिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कौन सी है? जो टॉट इन नेचर है। अब देखो यार, टॉट तो तुमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल दे दिया कि टॉट का मतलब क्या होता है कि भाई सामने वाले ने एक्ट परफॉर्म किया, उसका इंटेंशन तो नहीं था। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, वापस से याद करवा रहा हूं एक बार के लिए। टॉट में क्या होता है? सिविल रॉन्ग तो हुआ, जिसमें क्या है, इंटेंशन तो नहीं है, बट लीगल डैमेजेस, मतलब डैमेजेस भी हो रहे हैं, और एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। अब एग्जांपल समझना फटाफट से। जैसे मान लो एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और हो गई गड़बड़ भाई, इंटेंशनली किसी के पेट में उसे कोई सुई नहीं छोड़नी थी, लेकिन पेट का ऑपरेशन करते वक्त सुई छूट गई।
अब यार सामने वाले को तो भैया बड़ा नुकसान हो गया, उसकी बॉडी हार्म हो गई है, ठीक है, वो तो आएगा हॉस्पिटल पे, केस करेगा, डॉक्टर से पैसा मांगेगा अच्छा खासा, और डॉक्टर का इंटेंशन नहीं था, गलती तो हुआ उससे लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था। ऐसे केसेस में क्या हुआ कि उसका राइट है कि वो कॉम्पनसेशन मांग सकता है, जो भी यहाँ पर पर्सन पर जो भी ऑफकोर्स जिसके साथ ये हुआ है, ठीक है। ऐसे केस में वो कोर्ट गया, उसने अपना क्लेम मांगा, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस जो है प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये उसे प्रोटेक्शन देगा। इस प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस को यूएस में, जी हाँ यूनाइटेड स्टेट्स में एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस भी कहा जाता है। एग्जाम में हो सकता है आपके लिए आ जाए, प्रिपेयर अ ब्रीफ नोट ऑन एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस, तो कंफ्यूज ना हो जाना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आया पहले कि क्या किन के लिए है प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, जो बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं लाइक अकाउंटेंट, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, आर्किटेक्चर्स, फिजिशियंस, ठीक है, और भी प्रोफेशनल्स जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और बिकॉज ऑफ सर्विस इफ any error, omission, negligence, malpractice done by them mistakenly, गलती से कर दिया है, गलती हो गया है भाई, बट विदाउट इंटेंशन, अगर इंटेंशन है तो ये ऑफेंस हो गया। ऑफेंस तो हमको ऑफेंस को थोड़ा ना प्रोटेक्शन देंगे, समझ में आ रहा है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलेगा। सो ऐसे केसेस में प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो क्लाइंट के थ्रू जो क्लेम किए जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, कोर्ट की फीस आ जाएगी, या सेटलमेंट अमाउंट होगा, सेटलमेंट अमाउंट भी जितना जितना आपका इंश्योरेंस पॉलिसी ने कवर किया होगा। बात पकड़ में आया? अब ये बेसिक अगर बात पकड़ में आया तो तुमको आगे का क्लास एकदम इजी हो जाएगा। आओ अब इसके कुछ एग्जांपल देखो, जैसे कहता है प्रोफेशनल E&O, मतलब वही प्रोफेशनल लायबिलिटी। E&O का मतलब यहां पर है क्या है, E&O का एरर एंड ओमिशन। जैसे कह सकता है कि उसके वजह से क्या अराइज हो सकता है कि फाइनेंशियल इन नेचर, जी हाँ, किसी को नुकसान फाइनेंशियल, हमेशा याद रखना, अभी मैं तुमको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, कि जो भी प्रोफेशनल लायबिलिटी आएगी वो उसका नुकसान कैसा हुआ है, फाइनेंशियल इन नेचर, मतलब भरपाई करिएगा, नुकसान सामने वाले क्लाइंट का फाइनेंशियल हुआ है, ठीक है। वहीं आता है क्यों होता है, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस या बैड एडवाइस। अब बैड एडवाइस है बट यहां ये मत लिखाना विद बैड इंटेंशन, नहीं, बैड एडवाइस। आपको क्लाइंट को कहना था भाई तुमको ना ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स विद इन पीरियड में करना था सबमिट, आपने ध्यान दिया ही नहीं कि उसके लिए नए चेंजेस आ गए, अमेंडमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, पर आपने एडवाइस कर दिया, अल्टीमेटली क्लाइंट के ऊपर लग गई पेनल्टी। अब क्लाइंट कहेगा भाई मैं तो तेरे पे भरोसा कर रहा था ना कि तू सही कह रहा होगा, तो पेनल्टी का अमाउंट कौन भरेगा, क्लाइंट तो भरेगा, पर अपने क्लेम किससे मांगेगा, उस प्रोफेशनल से। तो बैड एडवाइस, एरर या ओमिशंस हो गई हैं, या फेल टू परफॉर्मेंस एज इन अ गिवन पीरियड टाइम। बात पकड़ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? अब क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि आपको ये प्रोटेक्शन मिलेगा, किसको, प्रोफेशनल्स को। कैसे मिलेगा, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस लेकर। ऐसी दूसरी एक और होता है कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का, जिसे बोलते हैं हम लोग जर्नल लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं, जर्नल लायबिलिटी इंश्योरेंस। जर्नल लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है ना, जनरली आप देखना ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है, समझो, एग्जाम्पल समझो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपके ऑफिस प्रोवाइजर्स में आया या आपकी फैक्ट्री में गया विजिट करने, और उस विजिटर को पता लगा वो गिर गया। अब ध्यान सुनना, फ्लोर पे पानी था, वो गिर गया, गिरते उसका बोन टूट गया। अब भैया उसको तो इंजरी हो गई, बॉडी इंजरी हो गई। बात पकड़ में आ रहा है कि कोई विजिटर मान लीजिएगा आपके प्रीमाइसेस में आया, कॉमर्शियल प्रीमाइसेस में आया, और वहां आके उसको चोट लग गया। अब वो चोट जो लग गया भाई साहब को, उसके लिए वो आपसे क्लेम मांगेंगे। तो बोला बोले सर अब क्या करें, तो वो क्लेम जब कंपनी से मांगेगा, अब कंपनी ऐसे क्लेम बांटता रहेगा तो हो गया काम। इसके लिए भी कंपनी क्या करता है, इंश्योरेंस लेता है। ये जर्नल जो इंश्योरेंस है ना, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस है, बेसिकली फिजिकल इन नेचर होता है। फिजिकल नेचर का मतलब किसी को बॉडली इंजरी हुई होगी, तो जैसे बॉडली इंजरी हुई है, या प्रॉपर्टी को भी लॉसेज हो गए, प्रॉपर्टी डैमेजेस हैं। जैसे मान लीजिएगा कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही थी और कंस्ट्रक्शन की वजह से सामने वाली बिल्डिंग दूसरी वाली बिल्डिंग पे जाके गिर पड़ी। अब इंटेंशन थोड़ा ना था कि जानबूझ के बिल्डिंग दूसरी की बिल्डिंग पे गिरानी है, लेकिन भाई गिर गई है, इंटेंशन नहीं है, लेकिन डैमेजेस तो हो गए सामने वाले के। बोला हाँ, तो ऐसे केसेस में डैमेजेस के लिए भी आपको काम आएगी कौन सी, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस। ऐसे ही कंप्लीटेड ऑपरेशंस भी अभी बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट जब बनाया जा रहा होता है, और प्रोडक्ट आप देखेंगे जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर, और इस प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ आ गई। इस प्रोडक्ट में जो गड़बड़ थी उससे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नुकसान हो गया, हाँ, ऐसे केसेस में भी हम उसे कवर करेंगे।
प्लस पर्सनल इंजरीज। अब चिंता नहीं करना, ये सिर्फ एग्जांपल्स दे दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी ना मॉड्यूल में जाके लैंग्वेज भी देता हूं। देखो आओ, तो पहले देखते हैं प्रोफेशनल लायबिलिटी। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल्स। अब ध्यान से रखना एक बात, आपका ध्यान देखो, आपकी मॉड्यूल सामने खुला होना चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। एंड ट्रस्ट मी, हम ऐसा फील करेंगे कि आप मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं, एकदम मतलब फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अपना मॉड्यूल सामने रखिएगा, एक साथ में अपने हाइलाइटर रखिएगा, पेंसिल रखिएगा, थोड़ा तहजीब से पढ़िएगा। आइए, so professional liability insurance protects professionals such as accountants, lawyers, physicians against negligence and other claims initiated by their clients. क्लियर एकदम? कौन कौन को प्रोटेक्ट करता है? एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे याद रखेंगे पहला पॉइंट बनाकर कि भैया दिस पॉलिसी प्रोटेक्ट द लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, आर्किटेक्चर्स, फिजिशियंस अगेंस्ट द क्लेम। क्लेम कौन कर रहा है इनसे? कौन इनिशिएट कर रहा है? क्लाइंट्स। It is required by professionals who have expertise in a specific area because general liability insurance policies do not offer protection against the claims arising out of the business or professional practice such as negligence, malpractice and misrepresentation. अब कहता है जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस वो बेसिकली प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस के एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करती। जैसे अभी हमने देखा कि जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस तो फिजिकल इन नेचर इन एस्पेक्ट्स को कवर करेगी, बॉडली इंजरी से कवर करेगी, लेकिन क्लाइंट के जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं बिकॉज ऑफ योर बैड एडवाइस ऑफ योर प्रोफेशनल बैड एडवाइसेस, उससे जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं उसकी भरपाई तो भाई प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस करेगा। बात पकड़ में आ रहा है? इसमें आगे हम अभी बहुत से समझेंगे। देखो और चलो अभी आगे। डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस में भी डिफरेंट टर्म्स नेम्स, जैसे मेडिकल में ली जाती है मेडिकल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस फॉर मेडिकल प्रोफेशन, ऐसी एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स। सो ये हमने देखा कि डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए डिफरेंट पॉलिसीज हैं भाई, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज हैं। ठीक है, इसको सिर्फ इतना जनरली बुद्धि में रखना है। Now, professional liability insurance is especially coverage that is not provided under the homeowners endowments in home business policies or business owners policies. It is only cover the claims made by during the policy. This is very very important. समझना, यही पॉइंट लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कहता है it only covers claims made during the policy period. For example, जो पॉलिसी आपने लिया हुआ है for a period of 1 year, 2 year, and between this period, if something goes रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो गया, मतलब आपके गलत एडवाइस से किसी का नुकसान हो गया, तो उसी को ये प्रोटेक्शन देगा। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे जनरली क्या होता है ना, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले गया तो कभी भी कोई इंसिडेंट हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रोटेक्ट करेगा। बोले नहीं, इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो पॉलिसी का पीरियड होगा, प्रोटेक्शन जो होगी उसी को ही कवर करेगी। क्लियर? उसी ड्यूरेशन को। Error and omission insurance is a type of professional liability insurance that protects the companies, their workers and other professionals against the claims inadequate work, negligent actions. Error and omission insurance often covered both कोड्स हाईलाइट कर लो उस बात को, क्या कवर करेगा? कोड की कॉस्ट है, सेटलमेंट अमाउंट है, अप टू द स्पेसिफाइड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक का बात पकड़ में आया? अब अगर यहाँ तक का बात समझ में नहीं आया, वापस एक बार पीछे कर लो वीडियो, मैंने पहले ही बेसिक बात बता दी अच्छे से, तो अगर वो भी बुद्धि में चला गया है, काम हो गया अपना। ठीक है, आइए अब देखते हैं कैसे ये काम करती है, हाउ प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस वर्क्स। यहां तक कि ध्यान सुनना आगे की बात। नाउ प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी इज यूजुअली अरेंज्ड ऑन अ क्लेम मेड बेसिस। पहला पॉइंट क्या बनता है, कैसे होगी? क्लेम मेड बेसिस। भैया जिस तरह के क्लेम्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ही इंश्योरेंस आपको मिलाएगा। अब मान लीजिएगा यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उसके लिए पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो कैसे कह रहा है? पहली बात क्या कहता है? क्लेम मेड बेसिस पर। दूसरा, इट मींस कवरेज इज गुड ओनली फॉर क्लेम्स मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। पॉइंट नंबर 2 याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है? क्लेम मेड बेसिस का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर कोई भी क्लेम कब हो रहे हैं? ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। याद रखो इस बात को, क्लेम कब होंगे, कब ले सकते हैं भाई? क्लेम मेड बेसिस। और क्लेम कब किया जा रहा है? ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, तभी प्रोटेक्शन है। टिपिकल प्रोफेशनल लायबिलिटी पॉलिसीज विल, हाईलाइट करो यहां से वापस से, इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस अराइजिंग फ्रॉम एनी क्लेम और क्लेम्स मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड बाय रीजन ऑफ any covered error, omission or negligent act committed in the conduct of insured professional business during the
पॉलिसी पीरियड। आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन के कुछ सर्विसेज दे रहे हैं और आपने पॉलिसी ले रखा है, एंड नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड जब आपने पॉलिसी ले रखा है, आपसे कोई नेग्लिजेंट ओमिशन हो गया, इन दैट केस अब आपको ये प्रोटेक्शन दे सकती है अगर किसी क्लाइंट ने आप पर क्लेम किया बिकॉज ऑफ आपकी नेग्लिजेंट सर्विसेज की वजह से। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बच्चा लोग यही गलती करता है। समझना, यहां लायबिलिटी का प्रोटेक्शन टॉर्ट के नेचर वाले केसेस के लिए है। बात पकड़ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि कोई भी ऑफेंस कर दिया जाके और इंश्योरेंस ले लिया, या अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं और पता लगा कोई भी उठा के ले लिया। जिन्होंने टॉर्ट समझा हुआ है, और देखो यार फाइनल के स्टूडेंट हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें टॉर्ट तो पता होगा। मैंने बेसिक बात फिर भी बता दी अभी टॉर्ट की। चलिए अब देखो, अच्छा टॉर्ट का अगर किसी को एक कॉन्सेप्ट याद है ना तो और अच्छा हो जाएगा उसके लिए। आपको याद होगा डैमन इंजूरी, इंजूरियस इन डैमनो। हम दो तरीके फ्रेजेस को देखते हैं यहाँ पर। डैमन, damages without, डैमन sin injury। sin का मतलब होता है विदाउट, damages sin मतलब विदाउट इंजरी, damages विदाउट इंजरी। इंजरी किसका मतलब क्या यहाँ पर है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। किसी का नुकसान हुआ है पर उसका लीगल राइट खत्म नहीं हुआ है। बात पकड़ में आ रहा? उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ। एक होता है इंजूरिया सिन डैमनो, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस। तो किसी का अगर लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है बट डैमेज नहीं हुआ है तो भाई वो जाके टॉर्ट में केस फाइल कर सकता है। वहां पर भी हम यहाँ पर भी यही बात समझा रहा हूं कि अगर किसी क्लाइंट का, ध्यान समझना, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया और आपकी गलत एडवाइस की वजह से, तो उसका राइट है कि वो आपसे क्लेम कर सकता है। पकड़ में आया बात? चलिए यहां तक बात समझ में आया। अच्छा अब देखो, इंसिडेंट्स ऑकरिंग बिफोर द कवरेज वॉज एक्टिवेटेड मे नॉट बी कवर्ड। अब आपने पॉलिसी तो लिया है मान लीजिएगा आज, और आपसे कोई गलत एडवाइस हो गई है पहले, तो उसे ये कवर नहीं करती है। लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी पॉलिसीज भी बनाती हैं जो रेट्रोएक्टिव डेट से होती है, मतलब बैक डेट से भी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ऑल्दो सम पॉलिसीज में इंक्लूड रेट्रोएक्टिव डेट, याद रहेगा। तो अगर देखा जाए, पहली बात तो ये कब से करेगी? जब से पॉलिसी आपकी एक्टिव होगी, जब आप पॉलिसी ले लेंगे तब से ये एक्टिव होगी। बट कुछ पॉलिसी ऐसी भी हैं जो रेट्रोएक्टिव डेट भी रखती हैं। कवरेज डज नॉट इंक्लूड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आके देखो, नॉर ऑल फॉर्म ऑफ लीगल लायबिलिटी अंडर सिविल लॉ। बात पकड़ में आ रहा है कि कोई ऐसी भी लायबिलिटी भैया जिसमें, अब जैसे ध्यान सुनना, कुछ ऐसी लायबिलिटी होती हैं जिसके अंदर परफॉर्मेंस नेसेसरी होती है। कॉम्पनसेशन इज नॉट द रेमेडी। व्हेन वी टॉक अबाउट सम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कैसे होंगे? जिसमें परफॉर्मेंस मैंडेटरी है। बात पकड़ना, जिसमें कॉम्पनसेशन जो होता है वो एक सही रेमेडी नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में आपको याद होगा कोर्ट ऑर्डर करता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाली के अंदर आप थोड़ा प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस लेके घूमते रहोगे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देगा ही नहीं। तो कहता है कि नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ लीगल लायबिलिटी अंडर सिविल लॉ, नॉट ऑल फॉर्म ऑफ सिविल लायबिलिटी अंडर सिविल लॉ। सो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को नहीं करेगा कवर, प्लस ऑल फॉर्म्स ऑफ सिविल लायबिलिटी, मतलब सॉरी, ऑल फॉर्म ऑफ लीगल लायबिलिटी अंडर सिविल लॉ। Only those listed in the policy से मैंने कवर करेगा। Cyber liability covering data breach and other technology issues may not necessarily be included in the core policies। ये इसके लिए separate policies होती हैं। कहता है however insurance that covers data security and other technology security related to the issues is available as a separate policy। Cyber data breach, अब भैया कंपनी तो जानते थे लेकिन हो गया, डेटा ब्रीच हुआ है, उससे लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों ने आके क्लेम मांगना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा? इसके लिए एक सेपरेट पॉलिसी दी जाती है, वो कॉमन इश्यू के अंदर कवर नहीं करती है, प्रोफेशनल लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, चलिए अब कुछ यहां से इंपॉर्टेंट बातें और लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पे ध्यान देना इस पैराग्राफ पे। द ब्रीच ऑफ ड्यूटी मे बी इंक्लूडेड इफ द इंसिडेंट ऑकर्ड एंड वाज रिपोर्टेड बाय पॉलिसी होल्डर टू द इंश्योरर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। जैसे एक कंपनी सेक्रेटरी ने अपने क्लाइंट को सेक्रेटरियल सर्विसेज दी, उसमें भैया उनसे गलती हो गई और अब उस क्लाइंट के ऊपर आरओसी ने या सेबी ने एक्शन लिया और उससे भरने पड़ गया उसको अमाउंट ऑफ पेनल्टी। क्लियर? अब क्या होगा? अब क्लाइंट जो है वो क्लेम मांग रहा है आपसे, अब आप उसको भरपाई करो क्लेम की। ऐसे में जो भी पॉलिसी होल्डर है, यहां पर प्रोफेशनल जो है पॉलिसी होल्डर हुआ, और वो अपने इंश्योरर को क्या करेगा कि भाई ये क्लेम्स हैं, कोर्ट फीस इतनी लगेगी, इसके अंदर लग रही है, सेटलमेंट का अमाउंट इतना है, अब मैं को आप ये मेरा पॉलिसी से रिम्बर्स करवा दीजिएगा, मुझे पैसा दे दीजिएगा।
ऐसा समझना क्या होता है, कोर्ट फीस का मतलब यहाँ पे क्या, कोर्ट फीस है, सेटलमेंट का अमाउंट है, वो तो आप पे ऑफ करेंगे, और जब उसकी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगी, कितना कोर्ट फीस गया, कितना आपने सेटलमेंट का अमाउंट दिया, ऑलराइट, वो अमाउंट, वो पूरे डिटेल डॉक्यूमेंटेशन फिर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। इंश्योरेंस कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद में आपको आपका नुकसान से इंडेमनीफाई कर देगा। याद रहेगा। चलिए, wording with major legal differences can be confusedly, for instance, coverage for negligence act error omission indemnifies the policy holders against loss or circumstances incurred only as a result of any professional error or omission or negligent. This is very very important. First we need to understand क्या समझना है हमको, कि जो भी यहाँ पर नेग्लिजेंस हुआ है, ओमिशन एरर हुआ है, वो प्रोफेशनल लायबिलिटी से राइज हुआ हो, प्रोफेशनल एरर होना चाहिए, ठीक है। नेग्लिजेंट डज नॉट अप्लाई टू ऑल थ्री कैटेगरीज though any non-legal reader might assume that it did. Meanwhile, a negligent act, negligent error और negligent omission, तीन बात हो गई। negligent act, तीन चीजें हैं, negligent act, negligent error और negligent omission। मेरे साथ बोल लो मेरा भाई, पहले फिर समझाएंगे। negligent act, error and omission clause is a much more restrictive policy which would deny coverage in lawsuit alleging on non negligent error or omission। अगर कोई, जैसे मैंने कहा, अगर नॉन नेग्लिजेंट एरर है, ये प्रूव हो जाता है कि ये नेग्लिजेंट एक्ट है, तभी पॉलिसी आपको प्रोटेक्शन देगा। बट अगर नेग्लिजेंस नहीं है, सर समझना भाई इंपॉर्टेंट है, नेग्लिजेंट एक्ट नहीं है, नेग्लिजेंट एरर नहीं है, नेग्लिजेंट ओमिशन नहीं है, तो फिर प्रोटेक्शन भी नहीं है। बात समझना, इंटेंशनल कर रहे हो, जानबूझ के तुमने गड़बड़ करा है, अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जानबूझ के तुमने लीक करी है, तो ये नेग्लिजेंस नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ये इंटेंशनल एक्ट है, इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है। क्या हो रहा है? ऐसे ही कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, और आप जानते हुए भी गड़बड़ कर रहे हो या आपने परफॉर्मेंस नहीं करी, तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बुद्धि में जा रहा है? चलिएगा, ऑलराइट, चलिए एक और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। A professional took a professional liability insurance which includes indemnification of the clients in a case a particular advice results as a loss to the client। कोई गलत एडवाइस हो गया, बैड एडवाइस हम कह रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट का नुकसान हो गया। अब क्लाइंट जो क्लेम करेगा, उस क्लेम से क्या होगा? लॉसेस होंगे हमको, तो उसको इंडेमनीफाई करने के लिए। वैसे अगर कहा जाए सिंपली, तो यहाँ पे वर्ड इन्होंने क्या बोला? इंडेमनीफिकेशन ऑफ क्लाइंट्स इन केस ऑफ अ पर्टिकुलर एडवाइस रिजल्ट्स एज अ लॉस टू द क्लाइंट। क्लाइंट को आपकी वजह से जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए आप क्या कर रहे हो? इंश्योरेंस, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ले रहे हैं। अब यहाँ से इस वर्ड लाइन को हाईलाइट कर दिया अलग से, मेरे साथ याद कर लेना, और अभी याद करके हाईलाइट कर लो। क्या कर रहा है? इंडेमनीफिकेशन ऑफ द क्लाइंट्स इन केस ऑफ, इंडेमनीफिकेशन, नुकसान हुआ ना, इंडेमनीफाई करो। सो इंडेमनीफिकेशन ऑफ क्लाइंट इन केस ऑफ पर्टिकुलर एडवाइस रिजल्ट्स अ लॉस टू द क्लाइंट। Now, if client suffer that loss, he may be compensated accordingly. This type of insurance lower the risk of professional and build the trust in the clients, and due to this, more clients may be attracted for professional businesses. बात पकड़ में आ रहा है? अच्छा, एक बात सोच कर देखो, एक क्लाइंट का नुकसान हुआ, अब वो क्लाइंट का जो नुकसान हुआ, आपने उसका नुकसान इंडेमनीफाई कर दिया, बोले नहीं है, पकड़ना पैसा, ठीक है, तो वो आपसे खुशी रहेगा कि ठीक है, प्रोफेशनल गलती थी, लेकिन मेरा तो नुकसान उसने ठीक कर दिया, मेरे को तो पैसा मिल गया। आप सोच के देखो, एक पर्टिकुलर एडवाइस से किसी का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल, याद रखना, फिजिकल नहीं बात कर रहा हूं, फिजिकल में तो जनरल लायबिलिटी आ गया, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो फाइनेंशियल लॉस जो हो रहा है, उसकी भरपाई भी आपने कर दी प्रोफेशनल ने, कैसे? इंश्योरेंस लेके। तो इससे क्लाइंट में ना ट्रस्ट बना रहेगा, नहीं रहेगा? लॉजिकल सोच के देखो, बात पकड़ में आ रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, सामने वाला आपका नुकसान भर रहा है, तो आपको उसमें भरोसा बनेगा, नहीं बनेगा? सिंपल बात है। क्या हो रहा है? चलिए अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भगवान ना करे कि आपको प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ना लेना पड़े। अरे भाई, लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल है ना, रियलिटी है ये। चलिए अब जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस समझते हैं। आओ, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस ध्यान दीजिएगा। कहते हैं टाइप ऑफ पॉलिसी प्रोटेक्ट्स योर बिजनेस इन अ क्लेम ऑफ। अब कैसे कैसे क्लेम आ सकते हैं? जैसे बॉडली इंजरी इंकर्ड ऑन योर कमर्शियल प्रीमाइसेस और व्हेन यूजिंग योर प्रोडक्ट्स। याद कर लेना डेफिनेशन। प्रोफेशनल लायबिलिटी
और जनरल लायबिलिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है कौन से क्लेम से, जो क्लेम्स किसी को बॉडी इंजरी होने की वजह से आए हों या आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की वजह से आए हों। जैसे समझो एक कंपनी ने कोल्ड ड्रिंक बनाया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पैक करते वक्त उसके अंदर कुछ ऐसी कोई भी चीज गिर गई थी जो कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। अब एक कंज्यूमर उसको पी रहा था कोल्ड ड्रिंक और वो उसके गले में जाकर अटक गया, ठीक है, उसको क्या हुआ, इंजरी हो गया, वो कोर्ट भागा, वो हॉस्पिटल गया भागा हुआ, कोर्ट तो बाद में जाएगा, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, पता लगा 20-30 हजार रुपए बेचारे खर्च हो गया। अब वो तो नाराज है, कंपनी से क्लेम मांगेगा, जी हाँ, कहाँ जाएगा, कोर्ट। तो कंपनी ना ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। अब कंपनी सुन रहा मेरी बात को, कंपनी इंटेंशनली थोड़ा ना कोल्ड ड्रिंक में अपना कुछ ऐसा डाल रही है जिससे सामने वाले का गले खराब होने चाहिए। इंटेंशनली डाल रही होगी तो फिर तो चिंता मत करो, फिर तो ऑफेंसेस बन गए। ये बात पकड़ में आ रहा है। तो क्या कह रहा है, अभी याद कर लो, इजीएस्ट लैंग्वेज में याद करवा रहा हूं, ठीक है। कह रहा है टाइप ऑफ पॉलिसी, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, काम आएगा। बहुत सारा पढ़ेंगे समझेंगे भी, लेकिन एग्जाम में तो भैया स्पेसिफिक लिखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्या करिए, पॉलिसी प्रोटेक्ट योर क्लेम बिजनेस, प्रोटेक्ट योर बिजनेस इन क्लेम्स ऑफ, कोई बॉडली इंजरी इंकर्ड हुई है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके कॉमर्शियल प्रीमाइसेस पे हुई होगी, कंपनी के प्रीमाइसेस पे या कॉमर्शियल प्रीमाइसेस में नहीं होगा, कहीं और हो रही है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहले बात कर रहे हैं बॉडली इंजरी, या फिर आपका प्रोडक्ट यूज करने से किसी को बॉडली इंजरी हुई है। पहला बात, डैमेजेस टू द प्लेंटिफ्स प्रॉपर्टी। अब आपने एक चीज समझो, आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में केस भी पढ़ा था, उम्मीद है मुझे याद होगा। मान लीजिएगा एक बार के लिए आपकी कंपनी यहां पर रिजर्वा बना रही थी, कोई टैंक बना रही थी, ठीक है, और पास में एक और यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। अब यहां जो वाटर टैंक बनाया जा रहा था, इसमें पानी डाला भी गया, लेकिन ये हो गया बर्स्ट, किसी भी कारण से फटा गया और उसका पानी निकल के बगल वाले भाई साहब के जो आपके नेबर थे उनकी यूनिट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चला गया, जिससे इनका हो गया लॉस। अब यहां पर क्या इन लोगों का इंटेंशन था कि पानी डालो उसके बिजनेस में? हाँ, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन हो गया तो नुकसान तो हुआ है, लॉस तो हुआ है। अब इससे क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। यहां पर जो वर्ड यूज किया जा रहा है, डैमेज टू द प्लेंटिव्स प्रॉपर्टी, ये याद रखेंगे। फिर डैमेजेस कॉज्ड बाय स्लैंडर, लिबरल, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड मोर, ऐसे केसेस भी आते हैं। अब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई आपका इंटेंशन नहीं था, आपको नहीं पता था, लेकिन आपने कोई पर्टिकुलर जो ना कोई आर्टिकल है, कोई म्यूजिक है या कुछ ना, या कोई आर्किटेक्चर वर्क्स हैं, आपने वो इस्तेमाल कर लिया, अल्टीमेटली उसका नुकसान रिजल्ट क्या हुआ, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, क्लेम भरिएगा। या आपने कोई स्टेटमेंट दिया, वो लिबरल स्लेंडर है। अच्छा, एक मजे की बात रखना, स्लेंडर लिबरल अगर ये इंटेंशनल साबित हो गए तो फिर प्रोटेक्शन ही मिलेगा, इंटेंशनल साबित होगा चलेगा आईपीसी का मामला का चला गया आईपीसी में, ऑफेंस बन गया। लेकिन अगर ये इंटेंशनल नहीं था, आपने स्टेटमेंट कहा और वो आपका इंटेंशन नहीं था, ये प्रूव होता है। लिबरल सरेंडर तो है लेकिन इंटेंशनल नहीं था, इन दैट केस सामने वाला आपसे कॉम्पनसेशन मांगेगा। तो कॉम्पनसेट करने के लिए कौन सी पॉलिसी लगेगी हमारी, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो ये जो बेसिकली है ना, याद रखना, ये बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोफेशनल्स को नहीं कर रही है प्रोटेक्ट। फिर समझ लो ये किसे प्रोटेक्ट कर रही है, बिजनेस को, याद रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है ना, लेबल सिलेंडर का मतलब आप किसी अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, अब आपका एडवर्टीजमेंट दूसरी कंपनी के एडवर्टीजमेंट को जानबूझकर गिरा रहा है, बदतमीजी कर रहा है। हाँ, बदतमीजी कर रहा है। जैसे मान लीजिएगा, आप कई बार बाबा रामदेव ने 1-2 बार किया भी था, जब वो विदेशी कंपनियों का नाम लेकर उन्होंने उनके प्रोडक्ट की बुराई कर दी थी। अब भाई साहब अलाउड नहीं है ऐसे, तो सर अब क्या किया जाएगा ऐसे केसेस में? जो कंपनी है वो जो जिसके आपने लेवल सरेंडर किया है वो आप क्लेम मांग सकता है आपसे, मांगते ही है, कंपनी छोड़ते नहीं है ऐसा मौका। पहला पकड़ में आया, सो जनरल लायबिलिटी समझ में आया। ऑलराइट सर, आओ अब देखो यहां पर आओ एक बार, फिर सबको एक साथ समराइज भी करके देखेंगे। General liability insurance, like its name suggests, cover the business from few general lawsuits that any business could face. In nutshell, it kicks in the when third party, anyone who doesn't work or for a company. ये important line है, एग्जाम में केस स्टडी घुमा के दे देगा, तो ध्यान रखना। Anyone who doesn't work for the company, उन्हीं को प्रोटेक्ट करेगी।
अरे भाई वर्कर लोगों के लिए तो हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट बनाया हुआ है, ईएसआई बनाया हुआ है, वहां से उनकी भरपाई और उनका मेडिकल केयर कर देते हैं। ये तो किनको कर रही है? जो विजिटर्स हैं, विजिटर्स हैं, याद रखना विजिटर्स हैं, ठीक है। एनीवन हु डजंट वर्क फॉर कंपनी, उनकी बात नहीं करना, ठीक है। जो कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं पर उनको नुकसान हुआ है। अब कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वो तो ना कंपनी के लिए काम कर रहा है लेकिन उसको नुकसान हुआ है। एक विजिटर है कंपनी की प्रीमाइसेस में पहुंचा, पता लगा उसके ऊपर कुछ गिर गया, भाई कंपनी के लिए काम तो नहीं कर रहा था, इनको प्रोटेक्शन देगी। वर्कर एम्प्लॉय के लिए तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, मेडिकल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईएसआई के बेनिफिट्स हैं और भी रेमेडीज हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? सू बिजनेस ओवर। इसलिए बॉडी इंजरी हो गया, दिनकर ऑन ऑफ कोर्स कमर्शियल प्रीमाइसेस में, तब डैमेज कॉस्ट टू देयर प्रॉपर्टीज हुए, जैसे मैंने भी कहा, आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, भाई पास वाली बिल्डिंग में नुकसान हो गया। एडवर्टाइजिंग इंजरीज, एडवर्टाइजिंग कैसे? जैसे सिलेंडर है, लेबरल है, मिस एप्रोप्रिएशन है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स है, याद रहेगा। नाउ जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस पेज फॉर लीगल एक्सपेंसेस, लॉयर फीस है, कोर्ट कॉस्ट है, सेटलमेंट अमाउंट है, जजमेंट है। अगेन एनी स्मॉल बिजनेस ओनर, नो मैटर देयर इंडस्ट्री और साइज ऑफ देयर बिजनेस, कैन फेस these claims. That's why many consider this policy to be keystone of a business protection plan. वहीं अगर हम बात करें प्रोफेशनल लायबिलिटी की, तो ये क्या चीजें कवर करेगी वो भी देखते हैं। देखो, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस इज आल्सो नोन एज एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस या माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस। ऑल्सो लिव अप टू द इट्स मॉनिकर, मतलब तक इसका पीरियड होगा, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन मतलब पीरियड ऑफ पॉलिसी तक ही कवरेज देगा। इट कवर्स द फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन लॉसूट्स दैट स्टीम फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज। जैसे कौन कौन से हो सकती हैं? देखो, प्रोवाइडिंग नेग्लिजेंट प्रोफेशनल सर्विसेज, फेलिंग टू अपहोल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोमिसेस, प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट और शेडी वर्क, या मेकिंग मिस्टेक और ओमिशन। सर ये सर पॉइंट अलग है क्या? अरे ऑफ कोर्स नॉट यार, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करेगा? प्रोटेक्शन कब होगा? अगर कोई क्लेम अराइजिंग होता है व्हिच इज इन फाइनेंशियल नेचर ड्यू टू नेग्लिजेंस, बैड एडवाइस, एरर, ओमिशन, फेल्ड परफॉर्मेंस। शॉर्ट में याद करना चाहो लिख लो, नोट कर लो, याद रहेगा। क्लियर? चलो, ऑलराइट सर। अब देखो यहां पर आओ, इंपॉर्टेंट लाइन पढ़वा रहे हैं। These torts are among the most expensive any business owner can face. अच्छा खासा क्लेम आ जाता है सर पर। एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में कुछ आप फूड खा रहे थे, उसमें निकल के आ गया दाल, अब आपको आ गया गुस्सा, आप पहुंच गए। और ऐसे केसेस हुए हैं, मैं कहानी बना के नहीं बता रहा हूँ, ऐसे केसेस हुए हैं, आप समझ में आ रहा है? तो ऐसे पहुंच गया आप क्या क्लेम करने, और अच्छा खासा क्लेम दिया है कोर्ट्स ने। नाउ प्रोफेशनल डू नॉट हैव टू बी एट फॉल्ट टू बी sued either. ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो कह रहा है all it takes is one unhappy client to name such business in a lawsuit to try to recoup the losses they incurred because of work. The professional liability policy ensures that professional will not be on the hook for legal expense regardless of whether the claim holds water. अब दो बातें से एग्जांपल की बड़ी अच्छी दी हैं यहाँ पर, इनको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जैसे जनरल इंश्योरेंस, एन इंश्योरेंस फ्रॉम डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी ड्यू टू एनी अनफोर्सीन इवेंट। ये अनफोर्चुनेट इवेंट, जैसे कहा कंस्ट्रक्शन कर रहा था कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग ढह गया, कोलैप्स हो गया और पास वाले को नुकसान हो गया, किसी का व्हीकल खड़ा था उसके ऊपर गिर गया। बात पकड़ में आ रहा है? कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल था या किसी का वॉल था, वो टूट गया है बिल्डिंग कोलैप्स होने से, सामने वाले का नुकसान हुआ है। तो कह रहा है अनफोर्चुनेट इवेंट्स को कवर कर रहा है। क्या कह रहा है? इंश्योरेंस फ्रॉम द डैमेज टू द प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस फ्रॉम, कहां से कह रहा है? इंश्योरेंस फ्रॉम डैमेजेस, बोलो ना एक बार, इंश्योरेंस फ्रॉम डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यू टू एनी, बोलो, अनफोर्सीन इवेंट, अनफोर्सीन इवेंट। फिर कहता है प्रोफेशनल लायबिलिटी, एन इंश्योरेंस टेकन फॉर मिस्टेक्स ड्यू टू रॉन्ग प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन एप्लीकेशंस, ड्यू टू रॉन्ग प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब है आपने कोई गलत एडवाइस किया है, व्हिच विल ब्रिंग द लायबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल इनटू पिक्चर। क्लियर हो रहा है? चलो, अब कह रहा है डू, दोनों क्या सेम है? बोला नहीं यार इतनी देर से समझा रहे हैं, दोनों सेम है क्या? ऑफकोर्स नॉट, ठीक है। एक बार रीड जरूर करना, छोड़ मत देना, ठीक है। दोनों ही डिफरेंट तरह से वर्क करती हैं। और अगर ये लगता है कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जाके इसका, अगेन हम टेलिंग यार, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, वर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे। बोथ जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस आर नॉट वर्क एज सेम। दोनों एक जैसे से ट्रीट नहीं करता है। इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे रखा, दोनों का नेचर डिफरेंट है। रीड करना, ऑलराइट।
अब देखो करेक्ट, कंट्रास्टिंग जनरल लायबिलिटी एंड प्रोफेशनल लायबिलिटी। चलो एक बार फिर से एक बार रीड कर लेते हैं इसको, जल्दी आओ फटाफट, इंपॉर्टेंट भी है वाला, इंपॉर्टेंट है, फुल मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ किया जाएगा। क्या की डिफरेंसेस, क्या क्या की डिफरेंसेस दोनों में? General liability and professional liability covers different risk exposure. Only general liability can spare your business from lawsuits over a visitor slipping and failing on your commercial property. बात समझ रहे हैं? विजिटर का मतलब यहाँ पे वो नहीं कह रहा कि आते आते लोग हैं, क्योंकि ये किन के लिए है? ये पॉलिसी उन लोगों के लिए आप लिख लेते हैं जो आपकी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? ये किन के लिए है? जो लोग आपकी कंपनी के लिए काम नहीं करते। तो उन्होंने क्या वर्ड यूज करा है? विजिटर्स स्लिपिंग एंड फॉलिंग ऑन योर कमर्शियल प्रीमाइसेस, है ना, और उनको नुकसान हुआ है, उन्हें बॉडी इंजरी हो तो उसे प्रोटेक्शन देगा। एंड ओनली प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कैन शील्ड यू फ्रॉम द हाई कॉस्ट ऑफ alleged प्रोफेशनल मिस्टेक दैट कॉज टू अ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लॉसेस। किसको? थर्ड पार्टी जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, उसमें फाइनेंशियल लॉसेस में। इसलिए यहाँ पर डिफरेंसेस बता रहा था, बार बार ध्यान से लेकर देखा हो किसी ने तो, बार बार यहाँ बोल रहे हैं फाइनेंशियल इंजरीज, फाइनेंशियल इन नेचर, तो जिसको किसको? थर्ड पार्टी को जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। क्या? थर्ड पार्टी को। किसको? थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लॉसेस। तो प्रोफेशनल लायबिलिटी किसको कवर करेगा? जिसको थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। ऑलराइट सर, अरे कहां गया? ऑलराइट, फिर पहला बात पकड़ में आया। अब दूसरा, फाइनेंशियल फिजिकल डैमेजेस वर्सेस फाइनेंशियल डैमेजेस। फिजिकल डैमेजेस किसमें आएंगे? जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, और फाइनेंशियल प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस में। सिंपल। समटाइम्स जनरल लायबिलिटी पॉलिसी इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स कंप्लीटेड ऑपरेशंस लायबिलिटी इंश्योरेंस। प्रोडक्ट कंप्लीटेड ध्यान रखना, मतलब शुरू से एंड तक का मतलब जहां से आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और रिटेलर तक पहुंचने का, उसके सेल के बाद भी। इसलिए कई बार अगर यूज ऑफ प्रोडक्ट की वजह से कोई नुकसान होता है किसी को, तो वहां पर भी उसके जो क्लेम्स अराइज होंगे वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। किससे? जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस इज अ कवरेज दैट बेनिफिट्स द कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स, manufacturers, retailers, and more. This coverage protects the insured from lawsuits over finished work that physically harm someone. ठीक है? Though this may seem to be the domain of professional liability, physical damage is the dividing line. But अगर बात करें प्रोफेशनल लायबिलिटी के अंदर, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कंसर्न इटसेल्फ विद द लॉसूट्स ओवर फाइनेंशियल लॉसेस। बट अगर हम बात करें प्रोफेशनल लायबिलिटी, तो किसको कवर कर रही है? फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ द थर्ड पार्टी। तो प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, मेरे साथ बोल भाई, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस इंडेमनिफाई द थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लॉसेस, इंडेमनिफाई द थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लॉसेस that results from someone products or services। याद रहेगा? ऑलराइट सर, अब देखो यहां से पूरा का पूरा कहानी वापस आ गया वही, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। इंडेमनिफाई तो करना है, और खेल क्या है सारा। आओ इसको रीड करेंगे, खास तौर से वो जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, इनमें क्वेश्चन छुपे हुए भर भर के, ध्यान से आओ। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस टिपिकली फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स कंसल्टेशन। कौन से बिजनेस जो अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज देते हैं? हाँ, आर्किटेक्चर है, डिजाइन की सर्विसेज दे रहा है कि बिल्डिंग का डिजाइन कैसा चाहिए। भाई साहब ने ऐसी बिल्डिंग का डिजाइन बनाया जिससे हमारा नुकसान हुआ है। हाँ, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ने गलत एडवाइस दे दिया, अकाउंटेंट ने गलत एडवाइस दे दिया, बात पकड़ में आया? रियल एस्टेट एजेंट ने गड़बड़ कर दिया हमारे साथ में, इंटेंशनल नहीं है, इंटेंशनल होगा तो फिर तो छोड़ेंगे नहीं। सो फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स कंसल्टेशन, किसको मिलेगी? ये कौन ले सकता है पॉलिसी? जो अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज देते हैं या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस कवर क्लेम्स मेड बाय द बिजनेसेस इन केस देयर क्लाइंट्स हैव सूड देम फॉर मेकिंग देम एंड्योर एनी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू देयर एडवाइस एंड सर्विसेज। सर बार बार वही बात आ रही है, लेकिन कराना है, रीड इंपॉर्टेंट है। Professional indemnity insurance is also known as professional liability insurance and also known as E&O, error and omission in the United States. Type of liability insurance that works to protect the businesses and individuals and consultation services. The compensation for full and they hefty costs arising from the loss that they have caused to their clients. Alright, again यहाँ पर सारा वही का वही बात आएगा, important है ये वाला पैराग्राफ, थोड़ा सा रीड करते हैं। देखो, the insurance company handles the confidential data of its clients and their intellectual property to analyze the before it provides the consultation and required to services. भाई आप
समझो प्रोफेशनल जिसको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिल रहा है प्रोफेशनल लायबिलिटी का, अब इंश्योरेंस कंपनी जनरली देखता है कि किस नेचर की सर्विसेज देता है ये, इसके कौन कौन से इसके पास आईपीआर है, क्योंकि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की बात की जा रही है ना। लोग भी तो गड़बड़ करते हैं कि कॉपीराइट खुद का लिया हुआ है, रजिस्टर्ड है, और फिर उसी में क्लेम दिखा दे कि हाँ इसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी भी प्रोफेशनल्स का सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा मेंटेन करती है, देखती है, एग्जामिन करती है कि भाई जिसको हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, क्योंकि फ्रॉडुलेंट इंश्योरेंस क्लेम भी तो आ जाते हैं, तो इसलिए प्रॉपर देखेगी खुद। कीपिंग इन माइंड द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सच इंफॉर्मेशन, it becomes very important for a business to take up a professional indemnity insurance or professional liability insurance. Some individuals or organizations that need to have such insurance are accountants, financial advisors, healthcare professionals, solicitors, architects, chartered accountants, company secretaries, surveyors, etc. Alright, एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखो ये वाला भी important है. It doesn't matter if you share a good business relationship or bond with your client. Important है ये पैराग्राफ. A mistake that may lead to a financial loss will disrupt the peace between you and your client. Therefore, it is important to take up a professional indemnity insurance for your protection. आप सीधी सी बात है, आपका क्लाइंट का फाइनेंशियल लॉसेस होगा, वो छोड़ के जाएगा आपको और ऊपर से क्लेम डालेगा. सो ऐसा केस में ये इंश्योरेंस जब होगा, it will provide you protection. Now, this insurance policy is based on the claims that made. It means that professional indemnity insurance policy will only cover the claims that are made during the tenure of the policy. During the tenure of the policy, याद रखना. So, make sure that you get your renewal done on time. भैया टाइम आप उसको रिन्यू भी कराते रहें, ये जनरल सी बात है. Also, any financial loss due to the false advice, that negligence or faulty analysis will only be covered if those mistakes were made during the tenure of the insurance policy. बात पकड़ में आ रहा है? पॉलिसी के टेन्योर में ही अगर कोई भी नेग्लिजेंस, ओमिशन, एरर जनरेट हुआ है, उसकी वजह से नुकसान हुआ है, उसे कवर करेगी, लेकिन प्रोवाइडेड वो ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड हो. क्लेम्स मेड बिफोर आफ्टर द पीरियड ऑफ द पॉलिसी विल नॉट बी कवर्ड. लेकिन इसके लिए भी मैंने बताया था, रेट्रोएक्टिव डेट वाली पॉलिसी ले सकते हैं आप. देखो ये आ गया. Some insurance companies have a retroactive date. The retroactive date is the date period or number of days before the actual date of inception of the professional indemnity insurance policy. जी हाँ, बैक डेट से भी प्रोटेक्शन देती है. They might cover the claims made during the policy tenure, but event or incident that cause the significant financial loss happened before the period. So, event happened during the retroactive period could be claimed if the claim is made during the tenure of the insurance policy. Mistakes are inevitable and can happen anytime in any business. Professional indemnity insurance. अच्छा ये एक बात तो बता दूं, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर एक काम करेंगे ना, अब हो गया ना, फटाक से रेट्रोएक्टिव डेट ले की पॉलिसी ले लो. ऐसा नहीं है, समझना, ऐसा नहीं है, इतना खुश मत हो जाओ. इंश्योरेंस कंपनी रेट्रोएक्टिव डेट के अंदर पहले एग्जामिन करती है इस चीज को. देखो यहाँ पे एक बात पहले बता दें, क्या कह रहा है. दे माइट कवर द क्लेम्स मेड ड्यूरिंग द, हाईलाइट करके दिखाता हूँ, लेक्चर देखो, रुको. दे माइट कवर द क्लेम्स मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर, बट इवेंट और इंसिडेंट दैट कॉज द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस हैपेंड बिफोर द पीरियड. बात पकड़ में आया है? आपने आज पॉलिसी ली है, ठीक है, और कोई आपने एक्ट किया था पुराना, जिस मतलब आपने प्रोफेशनल सर्विस दी थी आज पॉलिसी लेने से पहले. बात समझना. जैसे एग्जूम करते हैं एक बार के लिए, आपने 5 जनवरी को आपने पॉलिसी लिया है, और आपने कोई सर्विसेज जो कि 3 जनवरी को प्रोवाइड की थी, और इसका क्लेम आज मान लीजिएगा 7 जनवरी को अराइज हुआ है, उसके ऊपर क्लेम आ गया सामने वाले का. अब ये जो 5 जैन को आपने पॉलिसी ली, ये प्रोटेक्ट करेगी आपको, बट याद रखिएगा इसमें भी बैक डेट का पीरियड बताया जाता है. जैसे 1 जनवरी से ये एक्टिव हो गई है, ली भली आपने 5 से है, ठीक है, 5 जनवरी को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन वो रेट्रोएक्टिव डेट बता रहा है कि बैक डेट तक भी कब तक. और अब आप दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है, वो ये कि सर प्रोफेशनल ने गलती कर दिया, क्लेम अराइज हो गया, अब जाके पॉलिसी ले लें. अरे ऑफ कोर्स नॉट यार, बात पकड़ मारा है, ऐसा ना होगा. क्लियर? चलो, सो एंड
Insurance will be thereby carrying the burden of the monetary compensation that is to be given to the client by the organization. अब कौन कौन लोग है पूरा लिस्ट दे रखा है देखो, कंसल्टेंट, ब्रोकर, एजेंट, नोटरी, ब्रोकर, आर्किटेक्चर, इंश्योरेंस एजेंट्स, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, appraisers, management consultant, third party, IT, attorneys, quality control, engineers, non-destructive testing, analysis, सब लोगों को ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है। चिंता ना करो, सीएस को भी कवर है, मतलब आप सीएस को भी ले सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस है, जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट मार्क करो पैराग्राफ्स पे। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस इज द सेफ्टी नेट दैट प्रोटेक्ट्स यू इफ योर प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फेल। कमेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये फिर बोल रहा हूं अभी। If a client or third party is unhappy with your advice, that may hold you, their accountant, legally responsible and make a claim for economic loss. Company secretaries, accountants can also found to liable for the breach of contract, negligence, breach of statute, such as misleading and deceptive conduct in the consumer protection laws. मतलब consumer protection law के अंदर पहुंच के क्या होगा, वो अपने डिमांड करेगा क्लेम, ऐसे में ये इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्ट करेगी। Now, professional liability insurance will assist the protecting a professional personally, their employees and their business against a claim. The policy will indemnify the insured in respect of errors and omission on behalf of the self and employee or covered in the policy. Partner will rendering the professional services. The policy pay other parties for damages for which professionals are legally liable to pay any as a result of negligent act or omission in the performance of professional services, including कौन कौन सी कॉस्ट को बचाएगी, डिफेंस कॉस्ट है, कोर्ट अटेंडेंस फीस है, लॉयर का फीस है, ठीक है, सेटलमेंट अमाउंट है। Now, insurance company has an obligation to defend the professional against such claims, even if the allegations intimately are determined to be false or groundless. मतलब इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या कि कैसे भी क्या होना चाहिए, ये क्लेम जो है ये साबित नहीं होने चाहिए कि यहाँ पर नेग्लिजेंस थी, बचाने का भी तो काम है उनका। अब देखो ये क्वेश्चन और बनता है, इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इस इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है, ये कवर नहीं होगा। हाउ कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, ए एग्री टू गिव हिज मेंटेनेंस give a maintenance services for IT hardware and software of the company. He took an insurance policy for a liability under this agreement. This policy will be excluded. क्यों? Because यहाँ पर क्या है, contractual obligation, contractual liability। अभी बताया था all forms of legal लीगल फॉर्म्स ऑफ सिविल लॉस, अगर जो भी हम लीगल रेमेडीज बोलेंगे या लीगल जो उसके लायबिलिटीज बनती हैं, ऑब्लिगेशन बनते हैं, वो तो फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, कौन से, इन सिविल लॉस, तो उनको प्रोटेक्शन नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसमें नेसेसरी है, वहां पर परफॉर्मेंस ही होगी, वहां रेमेडी कॉम्पनसेशन रेमेडी नहीं है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जहां मांगा जा रहा है वहां पर ये पॉलिसी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही दूसरा, लॉस अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउट ऑफ द एक्चुअल अलेज्ड और थ्रेटेंड डिस्चार्ज, डिस्पर्सल, रिलीज और स्वीपेज और स्केप ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब जैसे अब देखो यहाँ मजे की बात है, लॉस अराइजिंग आउट ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आउट ऑफ द एक्चुअल अलेज्ड और थ्रेटेंड डिस्चार्ज, डिस्पर्सल, रिलीज, स्पेसेस, एस्केप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो इनको वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंदर कवर किया हुआ है। मतलब जो पॉल्यूशन आप क्या कर रहे हैं, जानबूझकर या आपने पानी गंदा कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, आप समझना में इंपॉर्टेंट बात क्या है, जानबूझ के भी नहीं है तब भी, मतलब सर इंटेंशनल नहीं था, लेकिन फिर भी आपने जो पॉल्यूशन फैलाया, उस पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, पानी में गंदा हुआ। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली कह रहा है एग्जांपल, अ पॉलिसी अगेंस्ट द लायबिलिटी ड्यू टू कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन अंडर द पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, ये नहीं है, जिसमें मान लीजिएगा स्पेसिफिकली कह रखा है कि वाटर पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, लेकिन अगर आप स्टिक कर रहे हैं तो उसकी लायबिलिटी बनेगी। क्लियर एकदम। अ क्लेम, एनी क्लेम बेस्ड अपॉन अराइजिंग आउट ऑफ एट्रीब्यूटेबल टू द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आपने सोचा बोले आईबीसी से बचना है, कोई भी क्लेम अराइज होंगे अंडर आईबीसी, उसके लिए इंश्योरेंस ले लो, हम वहां बच जाएंगे, बोला नहीं, वो भी नहीं चलेगा। And any claim based upon the arising out of the attributable to any warranty, guarantee or estimates with respect to the fees, cost, quantities, duration or date of completion. जैसे कह रहा है insurance extending the guarantee for availability of certain trademark in as an exclusion. So here are some examples. चाहे वो guarantee के फॉर्म में, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लास्ट वन बता रहा हूँ मैं, लास्ट वन, ठीक है, कोई वारंटी है, गारंटी है, या कोई एस्टिमेशन ऑफ पीरियड है, उस है ना, जैसे बता रखा है कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ये आपको उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। अब आपने क्या करा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस ले लिया, वो नहीं है,
बात पकड़ में आ रहा है? कोई गारंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, ऐसा नहीं है। वारंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस वो अलाउड नहीं है। क्या हो रहा है? तो 4 एक्सक्लूजन है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपकी लायबिलिटीज हैं वो एज इट इज रहेंगी, उसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, मतलब प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, कोई भी अगर वाटर पोल्यूशन से, जैसे कोई भी पर्टिकुलर जहां से वाटर पोल्यूशन से कोई आपने डिस्चार्ज कर रहे हैं, कोई वाटर पोल्यूशन डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्पर्सल और रिलीज हो रहा है, एसपीज हो रहा है, और वो पॉलिसी पर्टिकुलर वाटर पोल्यूशन के अंदर अगर हो रहा है तो उसे कवर नहीं करेगी। ऐसे कोई आईबीसी के अंदर कोई क्लेम अराइज हो रहा है उसे कवर नहीं करेगा। कोई वारंटी गारंटी है स्पेसिफिकली इन रेस्पेक्ट ऑफ फीस है, कॉस्ट है, एस्टिमेशन है, क्वांटिटीज है, तो बेसिकली उसको भी प्रोटेक्ट नहीं होगा। अभी उम्मीद कर रहा हूं ये वाला क्लास में डाउट नहीं होगा आप लोगों को। फिर भी अगर लगता है तो फिर आप ऑफकोर्स ना के 9 का व्हाट्सएप पे पूछेगा और डेफिनेटली आई विल आंसर टू योर ईच एंड एवरी क्वेरी। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग है। बहुत चीजें मुझे सीखने के लिए ना, समझना, बहुत चीजें सीखने के लिए, लेकिन अकेडमिक कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब इतना ही डिस्कस करना और आपको भी जल्दी जल्दी पढ़ाना है। जल्दी क्यों पढ़ाना है? क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ बच्चे हैं ऐसे, फटाफट हो जाए बस खत्म हो जाए। सो अच्छी बात है, पढ़ो, सीखो और टेस्ट मिस मत करो। गुड बाय, टेक केयर।